अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट, और Q&A के पहले एपिसोड में आपके सवालात के जवाबात के साथ हाजिर हूं। सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन का शुक्र अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस सिलसिले को पसंद किया और अपने सवालात भेजे। नाज़रीन, स्ट्रोक या फॉलेज का शुमार उन बीमारियों में होता है जो इंसान को माजूर कर देती हैं। एक चलता फिरता इंसान ख़ानदान पर बोझ बनकर रह जाता है। कई लोग अपनी सोचने और समझने की सलाहियत गंवा बैठते हैं, लेकिन अफसोस कि हम इसे संजीदा नहीं लेते। मैं आपको पाकिस्तान के बारे में 3 फैक्ट्स बताना चाहता हूं। नंबर 1, हर साल तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन फॉलेज का शिकार होते हैं और हर गुजरते वक्त के साथ इस तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नंबर 2, बाकी दुनिया में तो ज़्यादातर फॉलेज 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को होते हैं, जबकि पाकिस्तान में अक्सर फॉलेज 60 साल से कम लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। और नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर, जिसे हम इतनी अहमियत नहीं देते, पाकिस्तान में यही बीमारियां फॉलेज करवा कर ख़ानदानी बहरानों को जन्म दे रही हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बीमारी की अहमियत को समझें। नाज़रीन, फॉलेज से मुतालिक 2 बुनियादी बातें बताकर मैं आपके सवालों की तरफ आता हूं। एक, फॉलेज एक ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक तो दिमाग से है, लेकिन इसके असरात जिस्म पर जाहिर होते हैं। हमारे 2 दिमाग हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। हमारा राइट ब्रेन जो है हमारे लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट हिस्से को कंट्रोल करता है। ये जानना क्यों जरूरी? इसलिए क्योंकि जब फॉलेज राइट ब्रेन में होता है तो हमारे जिस्म का लेफ्ट साइड कमजोर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि फॉलेज 2 किस्म के होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक, जिसमें खून की नाली बंद हो जाती है, उसे हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, और सीटी स्कैन जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये काले रंग में नजर आता है। जबकि फॉलेज की दूसरी हिस्से में किस्म में दिमाग की रग फट जाती है, उसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, और उसे सीटी में आप सफेद रंग में देख सकते हैं। हमारे पास जब मरीज आता है नाजरीन, तो हम उसे ये तो बता देते हैं कि आपको फॉलेज हुआ है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये फॉलेज दिमाग की रग बंद होने से हुआ है या दिमाग की रग फटने से। इसके लिए हमें सीटी स्कैन या एमआरआई को लाजमी करवाना होता है, और ये ज़रूरी भी है ताकि उसके बाद हम इलाज के बारे में तयन कर सकें कि उनको कौन सा इलाज देना है। अब आपके सवालात, इन सवालात को मैंने एक तरतीब से रखा है ताकि फॉलेज की बीमारी को हम एक तसलसल के साथ समझ सकें। ठट्ठा से शमीम मुगल साहिबा और लाड़काना से नवीद अहमद जोनजो साहब का सवाल फॉलेज की अलामात से मुतालिक है। देखिए, फॉलेज की अलामात का इन्हिसार इस बात पर होता है कि दिमाग की रग बंद होने या फटने से दिमाग का कौन सा हिस्सा मुतासिर हुआ है। 80% से ज्यादा लोगों को जब फॉलेज होता है तो उनके जिस्म के एक तरफ का चेहरा, बाजू और टांग मुतासिर होते हैं, जिसके बायस उनके बोलने में दुश्वारी, हाथ से किसी चीज को पकड़ने या हरकत करने में मुश्किल और चलने में परेशानी होती है। ये अलामात हल्की भी हो सकती हैं और शदीद भी। अगर दिमाग की रग फट जाए तो अक्सर औकात मरीज गुनूदगी में या कोमा की हालत में भी जा सकता है। याद रखिएगा कि ये अलामत अचानक से जाहिर हो तो फिर हम इनको फॉलेज कहेंगे। ये सवाल क्यों समझना जरूरी? इसलिए कि आप ऐसे मरीज भी देखेंगे जिनको एक तरफ का प्रॉब्लम है, लेकिन वो बताते हैं कि ये तकलीफ उनको आहिस्ता आहिस्ता दिनों, हफ्तों या महीनों में डेवलप हुई है। तो फिर आप उनकी इस कमजोरी को फॉलेज नहीं कहेंगे, क्योंकि फॉलेज तो अचानक से होता है। एक तरफ की कमजोरी के अलावा कुछ और अलामात भी हैं जब वो मरीज में जाहिर हों तो हम, और अचानक से जाहिर हों तो हम कहते हैं कि ये फॉलेज हो सकता है। जैसे अचानक से चक्कर आ गए, या जिस्म का एक हिस्सा सिर्फ सुन्न हो गया, या नजर चली गई, या खाने को या पानी को पीने या निगलने में दुश्वारी हो रही है, या बोलने और समझने में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ठट्ठा ही से शमीम मुगल साहिबा का ही सवाल है कि फॉलेज हो तो मरीज को फौरी तिब्बी इमदाद क्या देनी चाहिए। देखिए, तरक्की याफ्ता ममालिक में क्योंकि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो वहां इस चीज को बिल्कुल अलग तरीके से डील किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि हम पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं। फॉलेज होने की सूरत में आप 5 काम करें। एक, हमारे यहाँ जब किसी को हार्ट अटैक होता है ना,
तो घर वाले क्या करते हैं कि फौरन से उसको डिस्प्रीन या एस्कार्ड नाम की गोली खिला देते हैं। हार्ट अटैक की हद तक तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखिए फालिज में आपने मरीज को हरगिज ऐसी कोई गोली नहीं खिलानी। दूसरी बात, मरीज को मुंह से कुछ भी ना दें, क्योंकि अगर मरीज को गुनूदगी है या फालिज की वजह से निगलने में दुश्वारी आ गई है तो हर वो चीज, चाहे गोली हो, पानी हो या खाने की कोई और चीज, वो फेफड़ों में जाकर नमूनिया का बाइस बन सकती है। नंबर 3, फालिज होने का टाइम जरूर नोट करें, इसकी अहमियत मैं आगे चल के बताता हूं। नंबर 4, मरीज को फौरन उठाएं, अपनी गाड़ी में या एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल शिफ्ट करें। अगर आप शहर में रहते हैं तो मरीज को ऐसे हॉस्पिटल लेकर जाएं जहां फालिज के मरीजों को देखा जाता है, जहां वो खास इंजेक्शन जिसे हम टीपीए कहते हैं उसकी सहूलत मौजूद है, जो कि 3 घंटे के अंदर आने वाले फालिज के मरीजों को लगाया जाता है। वो जो मैंने आपको ऊपर कहा था ना कि टाइम नोट करें जब फालिज हुआ है, तो इसलिए कि ये फालिज वाला इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि किस वक्त फालिज हुआ है, क्योंकि ये इंजेक्शन 3 घंटों में दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि हर मरीज जिसको फालिज हुआ है उसको ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता। इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर मरीज वो क्राइटेरिया पूरा करता है तो उसके बाद उसको दिया जाता है। लेकिन पहली शर्त यह है कि वो 3 घंटे के अंदर पहुंचे, और 3 घंटे में आप मरीज को पहुंचाएंगे। नंबर 5, अगर मरीज जाग रहा है तो उसे बिठा कर ले जाए, और अगर गुनूदगी या बेहोशी की हालत में है तो उसे करवट के बल लिटा कर ले जाए, सीधा ना लेटाएं। क्यों? क्योंकि अगर उल्टी वगैरह आ गई तो वो उल्टी फेफड़ों में जा सकती है। अगर घर का कोई शख्स अपने मरीज की मदद करना चाहता है, फौरी इमदाद देना चाहता है, तो वो सिर्फ इन्हीं 5 बातों पर अमल करें, यही बहुत है। कराची से रिजवान साहब ने हाई ब्लड प्रेशर और फालिज के हवाले से सवाल किया है। देखिए ये बहुत अहम सवाल है, इसको जरूर समझिएगा। देखिए हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन की बीमारी का नाम देते हैं, इसे आप बिल्कुल भी हल्का ना लें। अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो ये खून की नाली को बंद करके और उसे फाड़ कर दोनों तरीकों से फालिज करवा सकती है। यहां मैं लोगों की एक गलत फहमी को दूर कर दूं कि लोग कहते हैं कि जब ब्लड प्रेशर महसूस होगा तो दवाई लेंगे, वरना नहीं। तो मेरी आप सब लोगों से मुअद्दबाना अर्ज है कि हाई ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अगर बीपी बहुत हाई हो जाए तो कभी कभी सर में दर्द या गर्दन में खिंचाव महसूस होता है। लेकिन याद रखिए ये वो वक्त होता है जब शदीद खतरा है कि आपकी दिमाग की रग बस फटने वाली है। तो जब ब्लड प्रेशर इतनी खतरनाक बीमारी है तो हम क्यों खुद को खतरे में डाल रहे हैं? आप किसी काबिल डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवा कर रखें। आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए, वो 1 गोली से हो या 3 गोलियों से, और ये गोली या गोलियां रोजाना खानी होंगी। कराची से महरीन साहिबा ने फॉलिज की वजूहात पूछी हैं, और वो ये भी जानना चाहती हैं कि सर्दियों में क्या फॉलिज का रिस्क बढ़ जाता है। देखिए फॉलिज की कुछ अमूमी वजूहात होती हैं जिनका जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। मसलन हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, सिगरेट नोशी, दिल के अमराज, खुसूसन वो जिसमें दिल की हरकत बेतरतीब हो जाती है, जिसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र, जो कि मसलन 55 साल की उम्र के बाद, ये भी एक अहम रिस्क फैक्टर है। इन तमाम लोगों को खतरा रहता है कि इनको कभी भी फॉलिज हो सकता है। इसलिए इन अमराज का शिकार तमाम लोगों को चाहिए कि अपने इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। फॉलिज के कुछ खुसूसी असबाब भी होते हैं जिनका अगर मैं यहाँ जिक्र करूंगा तो जवाब बहुत तवील हो जाएगा। जहां तक ये सवाल के मौसम, खुसूसन सर्द मौसम क्या फॉलिज करवा सकता है, तो कुछ रिसर्च हैं जो बताती हैं कि फॉलिज की शरह सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती है, लेकिन हतमी तौर पर इस बारे में कोई कंसेंसस नहीं है। फॉलिज की अथॉरिटीज इस पर मुकम्मल तौर से मुत्तफिक नहीं है कि हम सर्दी के मौसम को या ठंडे मौसम को फॉलिज के रिस्क फैक्टर के तौर पर गिने। हैदराबाद से मसूद आलम साहब ने पूछा है कि वो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं जिनकी वजह से 60 साल के बाद फॉलिज होने से बचा जा सके। बहुत अहम सवाल है। देखिए उम्र चाहे 60 साल से ज़्यादा हो या 50 साल से कम, एक उसूल सब पर बराबर लागू होगा, और वो ये कि हर वो फैक्टर या बीमारी
जो फॉलेज करवा सकती है उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। एक, अगर हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या दिल की कोई बीमारी है तो दवाई लें और उनको कंट्रोल करें। नंबर 2, अगर कोई शख्स सिगरेट नोशी, शराब नोशी, तंबाकू या पान नोशी का शिकार है तो उसे तर्क करना पड़ेगा। नंबर 3, मोटापा होने की सूरत में डाइटिंग और हल्की फुल्की वर्जिश से वजन को कम करना होगा। नंबर 4, खुद को फिजिकली एक्टिव रखना होगा, इसलिए कुछ और नहीं तो कम से कम रोजाना सुबह शाम आधा घंटा वॉक भी कर ली जाए तो बहुत बेहतर होगा। नंबर 5, बड़ी उम्र में कुछ लोगों को गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये चीज दिल के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इसे मेडिटेशन से या दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 6, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, और ये पानी का ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में 1.5 से 2 लीटर और गर्मियों में 2 से 3 लीटर पानी पीने का एहतमाम जरूर करना चाहिए। और नंबर 7, हर 3 से 6 माह में अपना मेडिकल फॉलोअप अपने डॉक्टर से जरूर करवाते रहना चाहिए। और आखिरी बात ये कि जैसे मैं पहले बता चुका कि बढ़ती हुई उम्र खुद एक अलग रिस्क फैक्टर है। इसे हम बढ़ने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रखने से बढ़ती हुई उम्र की वजह से फॉलेज होने का जो खतरा है उसे कम से कम कर सकते हैं। थरपारकर से अता मोहम्मद साहब ने, गालबन उनका ताल्लुक मेडिकल के शोबे से, उन्होंने 2 सवालात पूछे। एक, फॉलेज के बाद जब मरीज को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि पेचीदगियों से बचा जा सके। इसका जवाब तकरीबन वही है जो मैं ऊपर शमी मुगल साहिबा के सवाल के जवाब में दे चुका हूं कि फॉलेज के बाद मरीज को क्या तिब्बी इमदाद देनी चाहिए। जबकि दूसरा सवाल कि जब मरीज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचे तो क्या इकदाम करने चाहिए। देखिए, जब मरीज को आप हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो बाकी वहां का अमला अपना काम करेगा। अगर आप अपने मरीज को एक ऐसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं जहां सहूलियात मौजूद हैं, जहां न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जहां फॉलेज वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, तो फिर स्टेप बाय स्टेप ये काम होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, वहां का डॉक्टर जब उसे बताया जाए कि फॉलेज वाला मरीज आया है तो वो उसे फौरन अटेंड करेगा, मुआयना करेगा ताकि कंफर्म कर सके कि उसे फॉलेज ही हुआ है। फिर उसे आपसे एक सवाल लाजमी पूछना चाहिए, वो ये कि फॉलेज कब हुआ है, क्योंकि इसीलिए मैंने पीछे आपको बताया था कि आपको टाइम का पता होना चाहिए कि कब फॉलेज हुआ है। अगर 3 घंटे के अंदर अंदर ये फॉलेज हुआ है तो वो 2 काम करेगा। एक तो सीटी ब्रेन के लिए मरीज को प्रोसेस करेगा और न्यूरोलॉजी की टीम को इत्तला देगा कि भाई आप आ जाएं, आपका मरीज आ गया है। नंबर 2, मरीज के लिए ABC मेजर जरूर लेने चाहिए होंगे वहां पर, जिसमें मरीज के ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर और शुगर को चेक किया जाता है। नंबर 3, एक बड़े साइज का IV कैन्यूला जो है पास करना होगा। इसके 2 मकसद होते हैं। एक तो उसके जरिए ब्लड का जो भी टेस्ट भिजवाने हो जरूरी वो भेजे जाएंगे, और दूसरा अगर इस मरीज को फॉलेज वाला इंजेक्शन जिसको हमने TPA का नाम दिया उसकी जरूरत हो तो वो भी इसी कैन्यूला के जरिए लगाया जाएगा। नंबर 4, अगर मरीज गुनूदगी में है तो उसे NG ट्यूब यानी नाक में जो नली डाली जाती है वो डालनी होगी, और फोलीज कैथेटर यानी पेशाब की नली भी पास करनी होगी। नंबर 5, ECG तो हर मरीज में करवाना बहुत जरूरी होता है। ECG माने दिल की पट्टी। ये तमाम इब्तदाई चीजें हैं जिनका इस तरह के मरीजों में करना जरूरी होता है। इसके बाद जब न्यूरोलॉजी की टीम आ जाती है तो और सीटी ब्रेन भी हो जाता है तो फिर फैसला करना होता है कि आया इस मरीज को फॉलेज वाला इंजेक्शन देना है या उसके बगैर ही मरीज को दाखिल करना है। और आखिरी सवाल फॉलेज में बेहतरी के हवाले से है। इसे कराची से 2 लोगों ने पूछा है। एक, शहनाज साहिबा ने अपनी वालदा के लिए जिनका एक तरफ फॉलेज की वजह से कमजोरी आ गई है, जबकि महरीन साहिबा ने यह पूछा है कि अगर फॉलेज में बोलने और समझने में जो दुश्वारी आती है उसकी बेहतरी क्या हो सकती है, क्या ऐसे लोग नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। देखिए, फॉलेज होने के नतीजे में चाहे हाथ पांव की कमजोरी हो या बोलने और समझने की सलाहियत में फर्क आ जाए, इसमें बेहतरी का इन्हिसार अमूमन 2 चीजों पर होता है। एक, फॉलेज के नतीजे में दिमाग का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ है या छोटा हिस्सा। 2,
मरीज की उम्र क्या है, क्या वो जवान है या वो बूढ़ा है। फालिज छोटा हो तो हफ्तों में बेहतरी होती है, वरना महीनों लग सकते हैं। अमूमन मैक्सिमम बेहतरी शुरू के 6 माह में होती है, फिर ये बेहतरी बतदरीज कम होती जाती है, लेकिन होती जरूर है। इस तरह अगर मरीज जवान है या उम्र 50 साल उससे कम है तो निस्बतन बेहतर रिकवरी की तवक्को रखी जाती है, बनस्बत अगर मरीज की उम्र बहुत ज्यादा है, वो बूढ़ा है। याद रखिएगा कि हमारे पास कोई ऐसी खास दवाई नहीं है जो हम दें और मरीज ठीक हो जाए। मरीज के फालिज की बेहतरी के लिए फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी में से जिस थेरेपी की जरूरत हो उसे लाजमन करवाना चाहिए, क्योंकि फालिज की बेहतरी उसी से ही आएगी इंशाल्लाह। नाजरीन, फालिज चाहे कमजोरी वाला हो या बोलने और समझने में दुश्वारी वाला, अगर ये मुकम्मल बेहतर नहीं हुआ तो ऐसे मरीज की फैमिली को हम एडॉप्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट देते हैं। ये क्या है? ये कि मरीज अपनी कमजोरी पर काबू पाने के लिए और नॉर्मल से करीब तर जिंदगी गुजारने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करें। मसलन अगर जैसे कि महरीन साहबा ने जो समझने वाली बात की है कि अगर मरीज को समझने में दुश्वारी हो रही है तो वो पजल्स, वर्ल्ड गेम या माइंड गेम्स में टाइम लगाए ताकि दिमाग खुद को बेहतर तरीके से हैंडल करना सीखे। और फालिज चाहे किसी भी किस्म का हो, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है हर किस्म के मरीज के लिए। नाज़रीन, इसके साथ हम अपनी Q&A की इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारी दूसरी एपिसोड मिर्गी के बारे में होगी जो हम जल्द ही अनाउंस करेंगे। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।